600 वर्षों के लिए वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट ने विद्वानों, क्रिप्टोग्राफरों को प्रेरित किया है। फिजिसिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट और लगभग हर कोई चकित है। अब जर्मनी के एक रिसर्चर ने आखिरकार सबसे रहस्यमय किताब को डीकोड करने का दावा किया। क्या यह दावा सही है? जानते हैं मिस्ट्रीज ऑफ हिस्ट्री के इस एपिसोड में। मिस्ट्रीज ऑफ हिस्ट्री पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम जैसे स्मार्ट लोग हंसने और सीखने आते हैं। क्या वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का रहस्य आखिरकार सामने आया है? क्या एक जर्मन इजिप्टोलॉजिस्ट का दावा सही है कि उसने दुनिया की सबसे मिस्टीरियस किताब की मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है? लेकिन पहले बैकग्राउंड की जानकारी ले लेते हैं। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक 240 पन्नों की मेडिवल कोडेक्स है, जिसमें अजीब पौधे, ज्योतिष प्रतीकों के विचित्र चित्र से भरी अनजान भाषा और बहुत सारी नंगी औरतें, नंगी औरतों के चित्र हैं। क्रिप्टोलॉजिस्ट, FBI कर्मचारी, प्रेस्टिजियस मेडिवल मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट, इन सब ने इस मैन्युस्क्रिप्ट को डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन सब इस मैन्युस्क्रिप्ट से हार गए। यहाँ तक कि एलन ट्यूरिंग ने भी इसे डिकोड करने की कोशिश की। एलन ट्यूरिंग कौन है? एलन ट्यूरिंग एलन ट्यूरिंग एक महान मैथमेटिशियन और क्रिप्टोलॉजिस्ट हैं, जिसने नाजी का एनिग्मा कोड ब्रेक कर वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर को हराने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। अब इतना बड़ा मैथमेटिशियन और क्रिप्टोग्राफर जिसने नाजी कोड को ब्रेक कर दिया हो, वो इस मेडिवल मैन्युस्क्रिप्ट को तो डिकोड कर ही देगा, ऐसा दुनिया मानती थी, लेकिन वह भी असफल रहे। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक अनजान भाषा में लिखी गई एक किताब है जिसे कोई नहीं जानता। 15वीं सदी के बोइन बछड़े की खाल के गुड़े पन्ने व नग्न महिलाओं के संग की चित्रों से भरी एक किताब। बाथटब में महिलाएं, खिड़कियों के साथ बाथटब, अंडाशय के रूप में बाथटब, बाथटब के साथ हरे तरल बाथटब, बाथटब बाथटब हर जगह। यह तारे के आकार के फूलों और जंगली हरी बेलों के चित्रों के साथ भरी हुई किताब है। रहस्यमय पुस्तक को इतिहासकारों ने हर्बल, फार्मोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल और बलिनियोलॉजिकल भागों में बांटा है। बलिनियोलॉजिकल मीन्स द स्टडी ऑफ बार्च। मैन्युस्क्रिप्ट में अनजान पौधे, जिनके मुड़े हुए और कांटेदार टपकते पत्ते, चौड़ी पंखुड़ियां और चित्रकला है। एक सांप जैसा समुद्री जीव है जो शंख की तरह दिखता है। अजगर और एक समुद्री घोड़ा अजीब पत्तों में से एक को चबाते दिखाया गया है। लगता है जिसने भी इस पुस्तक को बनाया उसने इन पौधों के साथ मज़ेदार चाय तो बनाई ही होगी। इससे कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल सेक्शन में जटिल नक्षत्रों के साथ रात के आकाश में विशाल मानचित्र हैं। सितारों और हाथों में नग्न महिलाओं के डूडल भी दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल सेक्शन पुस्तक का सबसे डिकोडेबल सेक्शन है। मीन, वृष, धनु राशि जैसे नक्षत्र हैं, लेकिन यह थोड़े हटकर हैं और ये एक लौता रैशनल सेक्शन लगता है। इनके पास सभी प्रकार के स्नानों में तैरती, डूबती और विश्राम करती हुई नग्न स्त्रियां हैं और साथ सर्कल आकार लेता है। स्नान या जमीन में छेद करता है, नदियों के पाइप की तरह घूमता है और एक महिला की प्रजनन प्रणाली के आकार का स्नान भी है। यह सेक्शन मैन्युस्क्रिप्ट में सबसे फेमस है और हम सब समझ सकते हैं क्यों। लोग सदियों से इस बात से आश्चर्य करते हैं कि लेखक महिलाओं के प्रति इतना आकर्षित क्यों था। महिलाएं ठीक हैं, लेकिन बाथटब के लिए इतना आकर्षित क्यों था? शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भाषा में 20 से 25 विभिन्न अक्षर हैं, लेकिन 1960 में एलिजाबेथ फ्रेडमैन के अनुसार कोई भी यह पता नहीं लगा सका कि ये अक्षर एक साथ फिट कैसे होते हैं। उनका कहना है कि यह मैन्युस्क्रिप्ट इसे ट्रांसलेट करने वाले हर इंसान को निराशा के चरम पर ले जाती है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में कुछ सिद्धांत व्यापक हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह किताब फिलोसोफर द्वारा एक गुप्त संहित में लिखी गई है, वह ही समझ सकते हैं। लेकिन मेरी पसंदीदा सिद्धांत एलियंस है। अगर आप गूगल वॉयनिच प्लस एलियंस का इस्तेमाल करते हैं, आपको हर तरह के शानदार चीज़ें मिलेंगी। ग्रह पर कहीं और ना पाई जाने वाली भाषा, ऐसी भाषा जो कोई नहीं जानता। तो क्या यह किताब एलियंस ने लिखी है? एक सिद्धांत के अनुसार 1400 की दुर्घटना में एक एलियन शिप अर्थ पे खराब हो जाता है। एक एलियन यहाँ फंस जाता है। वह जानता है कि लोगों के पास आवश्यक टेक्नोलॉजी नहीं है कि वह उसे उसके ग्रह पे पहुंचा सके, इसीलिए वह पृथ्वी पे रहने का फैसला करता है और इस किताब को अपनी ग्रह की भाषा में लिखता है। शायद इसीलिए मुझे इंटरनेट इतना पसंद है। सैकड़ों वर्षों के असफल प्रयास अनुवाद के बाद कोई सिद्धांत वास्तव में समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरा।
लेकिन इस जून में एक व्यक्ति ने एक बार और सभी के लिए कोड को क्रैक करने का दावा किया। जर्मन इजिप्टोलॉजिस्ट रेनर हार्टिंग के अनुसार वोयनिच स्क्रिप्ट वास्तव में हेब्रू पर आधारित है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि पाठ एक सेमेटिक भाषा होनी चाहिए और प्रतिबंधित होनी चाहिए। हेब्रू में कुछ वोयनिच वर्णों के बीच संबंध खोजने के बाद वह सफल हुआ एक कुछ शब्द और फिर कुछ वाक्य को अनुवाद करने के लिए। हार्टिंग कहते हैं कि पूरी वोयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का अनुवाद करने के लिए कुछ साल लग जाएंगे। तो हार्टिंग का अनुवाद क्या कहता है? ज़्यादातर बकबक। पुराने हेब्रू विशेषज्ञ इस बात से सहमत नहीं है कि हार्टिंग ने कुछ भी क्रैक किया है। उन्होंने उसके अनुवाद में बहुत कमियां मिली। रिसर्चर्स के अनुसार हार्टिंग ने अर्थ निकालने के लिए भाषा के साथ स्वतंत्रता ली जहां वह मौजूद ही नहीं थी। पिछले कुछ दशकों में कम से कम 60 वोयनिच सॉल्यूशन प्रकाशित किए गए। उन सभी का पर्दाफाश हो गया है। 29 साल की उम्र में डेविड चेशर ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में रिसर्चर का कहना है कि किताब उस भाषा में लिखी गई है जिसे समय ने खो दिया गया है। भाषा आधुनिक अंग्रेजी और स्पेनिश के बीच की एक पूर्वज है। जब उन्होंने उपलब्धि की भावुकता का एहसास किया तो उन्हें लगा कि ये एक यूरेका मूवमेंट है और चेशर की खबर मीडिया में सुनामी की तरह फैली, उतनी ही ताकत के साथ खारिज भी कर दी गई। असफल शोध और प्रकाशन की भीड़ में एक शर्मनाक एपिसोड एक और में टेलीविजन लेखक निकोलस गिब्स ने रहस्य को सुलझाने का दावा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समाचार बनाया। गिब्स का मानना था कि यह पुस्तक महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लिखी गई पुस्तक है। उनका मानना था कि वास्तव में भाषा लैटिन से मिलती जुलती है। उनके अनुवादों को काफ़ी बेतुका पाया। यह बहुत ज़्यादा झटका नहीं था। शुरुआत में गिब्स की ज़्यादा क्रेडिबिलिटी थी भी नहीं। वह एक टेलीविज़न शो के लिए स्क्रिप्ट का अध्ययन कर रहे थे और उनका कोई ऐतिहासिक ग्रंथों को डिकोड करने का पूर्व एक्सपीरियंस नहीं था। यहाँ तक कि हेब्रू सिद्धांत को भी 16 साल पहले उठाया गया और बंद कर दिया गया। कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उनके पास सारा सेट है। पुस्तक के हेब्रू में सफलतापूर्ण अनुवाद किया गया। उन्होंने हर उस हेब्रू अक्षर को डाला जो गूगल ट्रांसलेटर पर उपलब्ध था। तो वोयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का पहला वाक्य क्या था? उनके दिए गए घर में पूर्वजों और मुझे और लोगों को सिफारिशों जायज़ लगी। ये ट्रांसलेटेड वर्जन था वोयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का जो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने दिया था, जो कि बिल्कुल ही बकवास था। वोयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की भाषा अज्ञात है। पुस्तक का इतिहास कुछ कम रहस्यमयी है। हालांकि कुछ 100 वर्षों का हिसाब नहीं है। एरिजोना विश्वविद्यालय के इतिहासकारों के पास दोपहर 2 से 2:20 के बीच 15वीं सदी की तारीख और उसकी शैली जैसी संकेत चित्रण, इस्तेमाल किए गए रंग और रंगों के प्रकार और बछड़े की खाल जिस पर पाठ लिखा गया है, ऐसी पुस्तक होने का वर्णन है। वोयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का उत्तरी इटली से आने की संभावना है। यात्रा पहली बार 16वीं शताब्दी के हिस्टोरिकल नरेटिव में दिखाई जाती है, जब संत रोमन सम्राट रुडोल्फ द्वितीय ने किताब खरीदी और शाही डॉक्टर को दी। ये पहले पेज पर किए गए सिग्नेचर से पता चलता है। उसके बाद ये पुस्तक पराग के परिचित व्यक्ति के पास गई, जिसने उसे इजिप्शियन क्रिप्टोलॉजिस्ट को डिकोड करने के लिए दिया। फिर ये पुस्तक गायब हो गई। फिर 1912 में पोलिश बुकसेलर विल्फ्रिड वोयनिच द्वारा फिर से इसे खरीदा और बेचा गया। वोयनिच ने इसे समझने के लिए अपना जीवन समर्पित किया और अंत में वो किताब का नाम उसके नामकरण किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि वोयनिच ने किताब खुद एक अनजान भाषा में लिखी ताकि वो इसे मिडेवल मिस्ट्री बना के लोगों को बेच सके, लेकिन ये दावा गलत है। कार्बन डेटिंग ने प्रूव कर दिया कि ये किताब 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी। पुस्तक को अंत येल यूनिवर्सिटी में दान कर दिया गया, जहां पर वो कल्पनाओं और जिज्ञासाओं को जगाती रही। इतिहासकार और क्रिप्टोलॉजिस्ट, भाषावादी और वैज्ञानिक सभी खोज में हार गए। वोयनिच मैन्युस्क्रिप्ट जो तार्किक सिद्धांत लगता है, कहीं एक धोखा तो नहीं है? सम्राट रुडोल्फ के प्रति समर्पित एडवर्ड कैली एक मेडिवल फ्रॉड था। कैली ट्रांस में चला जाता था और स्वर्गदूतों और अन्य लोगों से बात करने की समक्ष होने का दावा करता था। हो सकता है कैली ने यह पुस्तक उस देवदूत लैंग्वेज में लिखी हो। बहुत से लोग इस देवदूत भाषा बोलते थे उस वक्त, और अब अगर ये उस भाषा में लिखी गई किताब है तो बहुत सारे क्रिप्टोलॉजिस्ट नुकसान में रहेंगे। कंप्यूटर वैज्ञानिकों और उनके सभी उपकरणों से कुछ हासिल नहीं हुआ है।
और प्राचीन भाषा के विशेषज्ञों ने भी सभी बाधाओं को पार कर लिया है। मुझे लगता है कि इसे सिर्फ एक परी की प्रतीक्षा है जो आकर इसे डिकोड करेगी। अगर आपको मज़ा आया तो कुछ सीखा तो हम पर एक एहसान करें, लाइक का बटन दबाएं। यह वास्तव में अगली बार तक चैनल की मदद करता है। सुरक्षित रहें, दयालु रहें और जानिए कि आप मूल्यवान हैं। थैंक यू, गुड बाय।